हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखो 10th वालों, आप लोगों को पता है साइंस 1 का पेपर अगले दिन है, ठीक है। हमने इसके पहले वाले दिन में भी 2 से 3 वीडियो आपके लिए बना दिया, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और कई सारे और वीडियोस हमने दिए। फिर संजीव सर से हमने बात की। संजीव सर ने एक LMR फिजिक्स का बहुत बेहतरीन तरीके से लिया था, ठीक है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि यार क्यों ना आपको कुछ केमिस्ट्री की चीजें दी जाए। वैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, उड़ान बैच में भी हमने पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है। बट कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि सर थोड़ा सा ले लो यार, तो मैंने भी डिसाइड किया कि चलो यार मैं आप लोग को ज्यादा डीप में तो नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से बाकी जो चीजें हैं एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन के तौर पे मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये वीडियो एक मैं बना रहा हूं जिसमें जो भी चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, ये सब कुछ केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स है। इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से हम लोग देखेंगे और आप लोगों को मैं साथ साथ में बताता चलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी हो सके, देखो मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको याद करना है। साइंस 1 इज ऑल अबाउट लर्निंग, तो आपको लर्निंग पे फोकस करना है। क्वेश्चन आंसर्स को याद करो, एक्सप्लेनेशन को याद करो, गिव रीजंस को याद करो, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सब याद करते जाओ। बाकी चीजें हमने सिर्फ दे दी है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूरा दे दिया है। पूरा वीडियोस अवेलेबल है, उड़ान बैच के वीडियोस अवेलेबल है, वन शॉट वाले LMR के वीडियो अवेलेबल है। मतलब जो चाहिए वो है ऑलरेडी यार, ठीक है ना। फिर भी आप लोग का कमेंट आता रहता है कि सर दे दो और दे दो यार, जितना चाहिए ले लो। चलो यार बने, मैंने भी डिसाइड किया कि आप लोग को और एक वीडियो दे दूंगा। चलो शुरुआत करेंगे दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, अपन है ना, टेंशन नहीं लेने का। शुरुआत करेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना दोस्तों, और साथ ही में एप्लीकेशन यार आप लोग के लिए ही सोच के बनाया था, साथ दे दो। अगले बार मतलब जब आप 11th में जाओगे तो और ज्यादा फाड़ देंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करें। तो सबसे पहले यहां पे मैं क्या लेकर आया हूं, जैसे कि आप जानते हो कि हमने आपके लिए उड़ान बैच बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था और उड़ान बैच के कई सारे कंटेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले क्या क्या चीज है वो देख लेता हूं यार, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। हाँ चलो, ये है हमारे पास, इसको मैं ओपन करता हूं। चलो, दैट इज नथिंग बट योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ना डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा मतलब एकदम डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ये चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग बस रेडी रहना। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है, दैट इज हमारा एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, तो नॉर्मली देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स पूरे हमारे इसमें प्रेजेंट है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए देख लो। और देखो एक और चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा फास्ट जाने वाला हूं। आप लोग देखो, आप लोग को जम रहा है तो कमेंट अच्छा अच्छा कर लेना, क्योंकि देखो मेरी भी एक एनर्जी लेवल होती है, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यार ऑलमोस्ट हर चीज हमने दे दिया है, हर चीज हमने दे दिया है। बस थोड़ा सा आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए। क्या कि यार हम लोग ने इतना सारा कंटेंट, देखो ये कंटेंट जो है ना उड़ान बैच का ही कंटेंट है ये, ठीक है। वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट कि मुझे कुछ कमेंट आया लास्ट मोमेंट पे कि सर और थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो यार, आप लोगों ने डिमांड किया तो वापस से एक बार रिवाइज करा दूंगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम, आराम से आप आराम से घर पे बैठो, जहां पे भी बैठे हो शांति से पढ़ो, चैट वगैरह मत करना। देखो क्या होता है ना, कभी कभी मैं देखता हूं कि आप लोग चैट्स वगैरह बहुत करते हो यार। आप लोग चैट पे लगे हो तो कंसंट्रेशन कैसे होगा बताओ मुझे। जो ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो चैट ऑन ही नहीं करते, वो चैट को क्लोज करके सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बोलूंगा, ठीक है, समझा रहा हूं यार, ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये एज है आप लोग का, लेकिन थोड़ा आगे जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो इस चीज को समझ के ले लो, ठीक है। शुरुआत करें, चलो। तो 118 एलिमेंट है टोटल। अगर हम बात करें, 118 एलिमेंट है। फिर 18th सेंचुरी में सिर्फ 30 एलिमेंट्स उस टाइम पे पाए गए थे। इसके अलावा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कई सारे और एलिमेंट्स को डिस्कवर किए एंड उन्होंने कई सारे प्रॉपर्टीज, स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट, उन्होंने जब ये प्रॉपर्टीज स्टडी करना शुरू किया तो साइंटिस्ट ने ट्राई किया ताकि कुछ पैटर्न मिल जाए। क्योंकि देखो ये चैप्टर इट इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक, क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जंग चल रही थी, तो उसमें कई सारे साइंटिस्ट आए, डॉबेरन आया, न्यूलन आया, उसके बाद मेंडलीव आया, मूसली आया, कई सारे लोग आए। तो एक एक करके बताऊंगा ध्यान से, ठीक है। तो साइंटिस्ट ट्राइंग टू फाइंड एनी पैटर्न इन दिस एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स थे इनमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश किया। और कई सारे एलिमेंट्स होते थे, मेटल्स होते थे, नॉन मेटल होते थे, मेटलॉइड्स होते थे, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते थे। बाद में उन्होंने अलग अलग मेथड्स ट्राई किया क्लासिफिकेशन के लिए। तो वो क्या क्या मेथड्स थे फटाफट देखेंगे, ठीक है, फटाफट देखेंगे क्या क्या मेथड्स थे। देखो ये उड़ान बैच का ही था। तो डॉबेराइनर ट्राइड आया, सबसे पहले कौन आया, डॉबेराइनर ट्राइड, ठीक है ना। ये डॉबेराइनर जो ट्राइड है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें नॉर्मली ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले 1817 में उन्होंने सजेस्ट किया कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स का, ये क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास। मतलब जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसका एटॉमिक मास के हिसाब से ही हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा, डॉबेराइनर। और ये क्वेश्चन आता है कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आता है, एक्सप्लेन डॉबेराइनर ट्राइड या फिर डिफाइन डॉबेराइनर ट्राइड, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डॉबेराइनर ट्राइड हो या फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव्स हो, ये सब चीज आपको याद रखना है। इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करा रहा हूं, बाकी डिटेल में तो वीडियो उड़ान बैच में पढ़ाया हुआ है। उड़ान बैच का लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, ठीक है। एक एक घंटे के वीडियो है, 10 चैप्टर,
5 घंटे नहीं लगेंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक रिवीजन करा रहा हूं, तो इसको भी देख लो अच्छी तरीके से, साथ देना, सपोर्ट करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है? चलेगा, शुरुआत करें। चलो, जैसे मैंने बोला कि 1817 में, और देखो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो आपको 2x स्पीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूं। वैसे आप पहले के वीडियोस देखोगे तो मैं बहुत फास्ट बोलता था, अभी तो मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है बोलने के लिए, ठीक है? तो फटाफट से देखो, तो ही क्रिएटेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट। उन्होंने क्या बोला? डॉबेरा ने ट्राइड, ट्राइड में देखो 3 है, 1 2 3, ट्राइड मतलब 3 होता है। तो उन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग एलिमेंट्स लिए अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, 3 एलिमेंट्स लिए, वो तीनों को अरेंज कर दिया इस प्रकार से, 3 एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल देम ट्राइड्स। मतलब ऐसे एलिमेंट्स को चूज किया कि जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो लगभग सिमिलर रहेंगे। वो 3 एलिमेंट्स को साथ में ले लिया। अब 3 एलिमेंट्स को जब साथ में ले लिया तो उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ही देन अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जो जो उसके एटॉमिक मास के हिसाब से पहले नंबर पे वो रख दिया, जिसका सबसे कम, उससे थोड़ा ज्यादा वाला सेकंड नंबर पे, उससे थोड़ा ज्यादा वाला थर्ड नंबर पे। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स को लाइन से अरेंज कर दिया। बाद में क्या बोल रहा है, he said atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic mass of the first and third element। मतलब ये जो डॉबेरा ने ट्राइड है, उसने अपना नियम क्या बनाया कि जो 3 एलिमेंट में से जो पहला एलिमेंट रहेगा और जो तीसरा एलिमेंट रहेगा, ये तीनों को, सॉरी ये दोनों को, पहला और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को अगर मीन निकाला जाए, मीन मतलब एवरेज निकाला जाए, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो सेकंड वाले के एटॉमिक मास के लगभग बराबर रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा, ठीक है? एग्जांपल जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो लिथियम और पोटेशियम का अगर एटॉमिक मास का हम मीन निकाला जाए तो वो सोडियम के अप्रोक्सीमेशन में बराबर आएगा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा डॉबेराइनर के ट्राइड ने कहा था। लेकिन ऐसा हुआ क्या? कुछ हद तक हुआ, लेकिन बाद में फेल कर गया, ठीक है? बट ऑल द एलिमेंट्स कुड नॉट एलिजिबल इन डॉबेराइनर ट्राइड। मतलब कुछ हद तक ये पॉसिबल हुआ, लेकिन बाद में वो डॉबेराइनर ट्राइड जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका सबूत क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक ले लिया यहाँ पे, जैसे लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया। तो लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, दिख रहा है आपको? लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? 6.9 उन्होंने ले लिया। वहां पे तीसरा एलिमेंट क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक मास है 23। अब मैं क्या करूंगा, 6.9 को 23 से प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? लगभग कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, 23.0 आ जाएगा, ठीक है? और जो हमारा सोडियम है, इसका भी जो एटॉमिक मास अगर आप देखोगे, ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक मास अगर आप देखोगे, क्या है यार, लिथियम और पोटेशियम प्लस करना है ना, गलती से मैंने क्या कर दिया, देखो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। लिथियम का कितना है? लिथियम का 6.9 है, और पोटेशियम का प्लस करना है, पोटेशियम का 39.1 है। डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा था, इसको जो प्लस करके वैल्यू आ रहा था वो 23.0 आ रहा था। ये किसका आया? फर्स्ट लिथियम का और पोटेशियम का प्लस करके, मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकाला तो आया 23 आया। लेकिन सेकंड जो सोडियम है, इसी का खुद का एटॉमिक मास 23 है, मतलब ये किसके अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है? ये 23.0, मतलब सोडियम के बराबर आ रहा है। मतलब यहां तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मतलब डॉबेराइनर जो है बहुत खुश हो गया, बोलता है यार देखो मेरा तिकड़ी जो है ना, ट्रायड वाला जो नियम है ना, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये एक टाइम के बाद सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने फिर और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट निकाले, जैसे ये आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, याद होगा आपको, ये सब उड़ान बैच के कंटेंट है, ठीक है? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, ये सभी चीज का। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हो सकता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आंसर कैसे लिखना है। डॉबेराइनर ट्राइड के ऊपर क्वेश्चन है, पहले तो ये बताओगे कि इसने ट्राइड बनाया, अरेंज कैसे किया, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया। फिर कोई एग्जांपल याद रख लेना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम याद रख लो, और इसको बता दो कि देखो ऐसा होता है, ठीक है? ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन बाई चांस आपको एग्जाम में कुछ भी दिया सकता है, 3 एलिमेंट दिया रहेगा, वो तीनों को बोला रहेगा कि चेक करो वेदर दिस 3 एलिमेंट्स इज कैन फॉलो डॉबेराइनर ट्राइड और नॉट। मतलब ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपको बताना है। तो अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो सेकंड के बराबर रहेगा तो कर रहे हैं, नहीं अगर बराबर रहेगा तो नहीं कर रहे हैं, तो बता देना वो डॉबेराइनर ट्राइड नहीं है। तो डॉबेराइनर ट्राइड है या नहीं है, उसको पहचानने के लिए ऐसे एलिमेंट्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सब चीज ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो और है हमारे पास, फटाफट देखो आगे बढ़ा रहा हूं आप लोग को, ठीक है? उसके बाद कौन आया? जब डॉबेराइनर फेल हो गया, तो डॉबेराइनर फेल होने के बाद कौन आया? ये आया, कौन आया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये न्यूलैंड भाई साहब बहुत टेंशन वाले थे, ठीक है ना? उन्होंने क्या बोला कि 1866 में जॉन न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब उन्होंने भी क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से। उन्होंने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से, जो कि सबसे हल्का एलिमेंट था उस टाइम का, ठीक है? और एंड किया थोरियम से, जो सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट था उस टाइम का। उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया, और उन्होंने ये पाया, जब वो अरेंज कर दिया, उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से चीजें अरेंज कर दी, तो उनको ये मिला कि हर 8वां एलिमेंट जो प्रॉपर्टीज था ना, वो लगभग सिमिलर था फर्स्ट एलिमेंट का। मतलब फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा है उसका और फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो उनको लगा यार ये तो अरेंजमेंट हो गया अच्छी तरीके से, चलो मैं सक्सेसफुल हो गया, और वो हर 8वें एलिमेंट पे आ रहा था, इसीलिए उसने उसका नाम ऑक्टेव्स रख दिया, क्योंकि ऑक्टेव्स का मतलब होता है ऑक्टा, ऑक्टा मतलब होता है 8। तो सोडियम जो है 8th एलिमेंट है लिथियम से। देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पे ये आपको दिख रहा है,
यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे जो सोडियम है, ये सोडियम जो आपको दिख रहा है ये लिथियम के 8वां एलिमेंट है। मतलब उन्होंने बोला कि लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम है, फिर सोडियम से 8वां एलिमेंट पोटेशियम है। तो ऐसा उन्होंने क्या बोला, अलग अलग चीजें बताई यहाँ पे, ठीक है ना। दैट इज सोडियम इज 8th एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि सोडियम जो है वो लिथियम से 8th एलिमेंट है, ध्यान देना यहाँ पे जो बता रहा हूं, 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। फिर मैग्नीशियम जो है 8th एलिमेंट फ्रॉम बेरिलियम। फिर क्लोरीन जो है 8th है फ्रॉम फ्लोरीन से। ये सभी चीजें बता रहे हैं, ये सब चीज की वजह से ये शोइंग कर रहे हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज फर्स्ट और 8th एलिमेंट का, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या रख दिया, इस सिमिलैरिटी को नाम रख दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि यार जो भी आ रहे थे हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी आ रहा था वो उसके पहले वाले से सेम हो रहा था। मतलब यार ये तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सक्सेसफुल हो रहा था, ये डॉबेराइनर से ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा था। तो यार न्यूलैंड ने बोला कि चलो आगे भी करते हैं इसको। तो आगे जब वो करने गया तो यहां पे जो अलग अलग एलिमेंट्स हमने लिए थे, मतलब उसने जब अरेंज किए थे, तो यहां पे जब वो कैल्शियम तक पहुंचा, ये जब कैल्शियम दिख रहा है तो यहां तक वो जब पहुंचा ना, तो उसने पाया कि बाद में क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट्स पहले और जो आखिरी 8वें नंबर पे जो आ रहे हैं, मतलब पहले के बाद जो 8वें नंबर पे आ रहे हैं कैल्शियम के बाद ना, उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही है, ये अलग अलग है। तो यहां पे उसका जो एक्सपेरिमेंट था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, ये कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया और उसको निराशा हाथ लग गई, ठीक है। तो इसके लिमिटेशन क्या बन गए कि ये लॉ ओनली एप्लीकेबल था कब तक, कैल्शियम तक, तो सिर्फ कैल्शियम तक ही लिमिटेड था। कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, या फिर डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछेगा। ये सब नोट डाउन करते जाओ। देखो मैं फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूं, पहले मैं आपको बोल चुका हूं, ठीक है। पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है बॉडी की, क्योंकि यार देखो मैं सिर्फ 10th को नहीं पढ़ाता, आप जानते हो कि यार हमारा चैनल 7वीं से लेकर 12वीं तक है। तो चलो 12वीं का तो बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन 7th 8th 9th 10th 11th सभी को मेरे को देना है कंटेंट। जैसे आप लोग डिमांड करते हो वैसे वो लोग भी, हमारे बेचारे बच्चे हैं ना, वो लोग भी डिमांड करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देता हूं, क्योंकि आपका बोर्ड से, ये बात समझ के लो, ठीक है। तो उनके लिए भी अभी मैंने 2 वीडियो डाला, देखो बना बना के देखो। अभी आप रिसेंट देखो, थोड़ी देर पहले मैंने 9वीं का और 8वीं का एक वीडियो डाला हुआ है। थक जाता हूं यार पूरे दिन में काम कर करके, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज इस चीज के लिए एनकरेजमेंट थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, बस इतना ही चाहिए। आप, मुझे पता है कि आप सभी के सपोर्ट की वजह से यहां पे मैं पहुंचा हूं, लेकिन दोस्तों हमें और भी बड़ा जर्नी चाहिए, और भी बड़ा जर्नी में जाना है। और ये चीज आप लोग के बिना पॉसिबल नहीं है। ये आप लोग का ना बहुत बड़ा हम लोग ने सोच के रखा है कि अभी आप 10th में हो, 11th में जाओगे, आप लोग को सीधा मैं एक बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। तो ये सब चीज जो सपना है ना, ये सपना सिर्फ रह ना जाए, ये आप लोग के ऊपर है। तो प्लीज यार जो मेहनत कर रहा हूं उसके लिए सपोर्ट दे देना, ठीक है। समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मोमेंट पे पढ़ा रहा हूं, पूरा साल भर आपको पढ़ाया, 2-2 बार पढ़ाया, आप जानते हो, ठीक है। फिर उड़ान बैच भी पढ़ाया हुआ है, तो पूरा साल भर से हम मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ अभी आके नहीं मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीज समझ के ले लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहां पे देखोगे तो जैसे मैंने बोला कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहां तक है, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। फिर न्यूलैंड ने क्या किया, 2 एलिमेंट को प्लेस किया एक बॉक्सेस के अंदर। कहां दिख रहा है ये, कोबाल्ट एंड निकल। तो इसके से तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक बॉक्स में क्या 2 एलिमेंट रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो यार ये भी उसका एक लिमिटेशन था, मतलब डिसएडवांटेज, डीमेरिट है ना ये भी। तो यार न्यूलैंड जो है कोबाल्ट एंड निकल को साथ में सीई और एलए को भी यहां पे क्या कर रहा है, एक ही डब्बे में रख रहा है। तो ये गड़बड़ वाला चीज है। फिर कोबाल्ट एंड निकल जो मेटल है, ये हेलोजेंस के नीचे रख दिया है। देखो ये कोबाल्ट एंड निकल, ये कॉलम किसका है, ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेलोजेंस है, हेलोजन के ग्रुप में रख दिया। अरे कोबाल्ट और निकल तो मेटल्स होते हैं ना, ये हेलोजन में क्या काम है। तो ये भी एक गड़बड़ होता है, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही थी, तो ये भी एक गड़बड़ था। फिर जो प्रॉपर्टीज था न्यू एलिमेंट का जो डिस्कवर हो रहे थे, वो बराबर फिट नहीं हो रहा था। न्यूलैंड ने जितना भी जगह छोड़ा था ना, उसके हिसाब से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे वो फिट नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूलैंड के बाद कौन आया, ये आया, क्या नाम है इसका, ये आया मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कौन आया भाई साहब, मेंडेलीव भाई साहब आए। अब मेंडेलीव भाई साहब क्या बोलते हैं, मेंडेलीव भाई साहब देखो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। मेंडेलीव भाई साहब बोलते हैं कि मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब मेंडेलीव का योगदान बहुत बड़ा रहा है, एलिमेंट को क्लासिफाई करने में मेंडेलीव का योगदान बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा लेवल का रहा है, ठीक है। अब मेंडेलीव कंसीडर एटॉमिक मास एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज 63 एलिमेंट्स दोनों एट द टाइम ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। सेम उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स को ढूंढा गया था, 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे खोजे गए थे। अब 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या अरेंज किया, जैसे बाकी दोनों ने किया था, डॉबेराइनर ने भी किया था और न्यूलैंड ने भी किया था। क्या किया था कि जैसे जैसा उसका एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली ये लोग उसको अरेंज कर रहे थे। तो एटॉमिक मास के हिसाब से फिर से अरेंज कर दिया, एंड देन ही ट्रांसफॉर्म दिस इनटू पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बाद में उन्होंने क्या किया कि एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया और एक अपना हिसाब से उन्होंने क्या बना दिया, एक पीरियोडिक टेबल बना दिया, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो, मैंने छोटा सा एक झलक दिया, वैसे पूरा आपके बुक में दिया हुआ है, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो उसमें ग्रुप नंबर 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 5 6 7 ऐसे करते करते ग्रुप बनाया। फिर यहाँ पे अलग अलग चीज बनाया और उन्होंने अरेंज किया, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। फिर कहीं कहीं पे क्या किया उन्होंने, एक ही बॉक्स के अंदर, देखो यहाँ पे भी
देखो यहां पे आप देखो फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर, ये सब चीज उन्होंने अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद क्या दिक्कत आने लगी उनके साथ, यहां पे क्या होने लगा कि जो मेंडेलीव थे जब उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया, किसके बेसिस पे ऑर्गेनाइज कर दिया दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, फिजिकल में मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, डेंसिटी था, ये सब देखते हुए, और साथ ही में जो केमिकल प्रॉपर्टीज थे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड जो केमिकल प्रॉपर्टीज था उसके आधार पे उन्होंने क्या कर दिया, वो टेबल को अरेंज कर दिया, जो कि पूरा बुक में आपको डिस्प्ले किया हुआ है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले किया है, लेकिन आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ में बुक रखना जैसे मैंने बोला था आप लोग को, ताकि फटाफट रिवाइज करवा सको, ठीक है। तो मेंडेलीव फाउंड एलिमेंट्स विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर ए डेफिनाइट इंटरवल। तो जब मेंडेलीव ने ये सब चीज अरेंज कर दिया तो उनको क्या लगा कि जिसकी भी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रहे, एक पर्टिकुलर डेफिनाइट इंटरवल के बाद क्या हो रहे, वो रिपीट हो रहे, ऐसा उन्होंने देखा। तो इसी के बेसिस पे मेंडेलीव ने स्टेट किया, क्या स्टेट किया कि मेंडेलीव स्टेटेड दैट द पीरियोडिक लॉ एज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि एक्सप्लेन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिख के रखा हुआ है, ये पहले का पीडीएफ है, लिख के रखा हुआ है, ये वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को। क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब जो प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स का वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास का, मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। फिर यहां पे मेंडेलीव जो था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंडेलीव पूरा हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आ रहे थे, यानी डीमेरिट्स आ रहे थे। ये क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट पूछता है, या तो आपको पूछ देगा मेंडेलीव का मेरिट बताओ यानी एडवांटेज बताओ, या तो डीमेरिट्स पूछ देगा। पिछले साल भी डीमेरिट्स पूछा हुआ था, करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने मार्क किया हुआ है, ये पढ़ाते पढ़ाते टाइम ही मैंने मार्क किया था। ये सब उड़ान बैच के कंटेंट है, जो बच्चे ने उड़ान बैच देखा मैं बोलता हूं तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई होगी उसको, ठीक है। अगेन यहां पे खड़ा होकर मेहनत करके दोबारा से ये चीज आपको रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा फास्ट तरीके से करा रहा हूं लेकिन करा रहा हूं। समझ में आ रहा है दोस्तों, थोड़ा मुंह दुख गया बोलते बोलते, 2 सेकंड दे दो मेरे को, पानी पीने दो, ठीक है, 2 सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। चलो चलो अब देखो वापस यहां पे थोड़ा सा फटाफट ले लेता हूं, फटाफट देख लो। ये है यहाँ पे मेरिट्स, यहाँ पे है डीमेरिट्स। किसकी बात हो रही है, मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, ठीक है। मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, पीरियड टेबल था, उसमें उसका मेरिट क्या था, मतलब एडवांटेज क्या था कि एटॉमिक मास जो था कुछ एलिमेंट्स का जो रिवाइज किया गया था, जो इसके पहले न्यूलैंड ने जो बनाया था उसके हिसाब से क्या किया, रिवाइज किया गया था। और जो एटॉमिक मास जो पहले बेरिलियम का था 14.09, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास था 14.09 उसको चेंज करके सही कर दिया गया 9.4। तो ये पहले गलत था, जो लोगों ने बनाया था बेरिलियम का पहले 14.09 था, उसको सही करके 9.4 रखा गया, ठीक है, ताकि बेरिलियम जो है वो क्या किया जा सके, बोरॉन के पहले ला सके। क्योंकि बेरिलियम एक टाइम पे ऐसा था कि बेरिलियम का ज्यादा हो गया, मतलब बोरॉन के आगे बेरिलियम चला गया, लेकिन ऐसा तो चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने जब करेक्ट किया तो बेरिलियम पहले आ गया, मतलब HHE लीबे, लीबे मतलब H हाइड्रोजन, HE हीलियम, उसके बाद Li लिथियम, उसके बाद Be बेरिलियम, मतलब HHE लीबे, जो मैंने शॉर्टकट बताया था याद है, ये ट्रिक है मेरा। HHE लीबे बकनॉफ ने नामा गल्सी पेप्सी कोलर कैसी है, दैट इज फर्स्ट से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर्स के नेम, एक शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने खुद ने इन्वेंट किया है, वो सब चीज मैंने लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है। चलो जो बच्चा पहले से देखता आ रहा है मुझे उसको याद होगा। तो पहले 14.09 था, अब उसको 9.4 करेक्ट कर दिया गया। जो भी अननोन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे उसके नेम्स, जैसे इका बोरॉन नाम रखा गया था, ये कोई नाम है, इको बोरॉन रखा गया था, इका एल्यूमिनियम, क्योंकि ये बोरॉन से मिलता जुलता उसका प्रॉपर्टी था। और वो मेंडेलीव ने बोला भी था कि जो न्यू एलिमेंट आएंगे ना उसका प्रॉपर्टी लगभग बोरॉन से मिलेगा, तो इसके लिए उसका नाम इका बोरॉन रखा था, इका एल्यूमिनियम रखा था, इका सिलिकॉन रखा था, 3 अलग अलग एलिमेंट थे। तो इका बोरॉन का नाम बाद में चेंज करके रख दिया गया स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम का रख दिया गया गैलियम, और इका सिलिकॉन का रख के जर्मेनियम रखा गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था इस मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ के वजह से, पीरियोडिक टेबल की वजह से। तो ये एक एडवांटेज ही है, तो ये भी एक फायदा हो गया। फिर और क्या बोल रहा है कि मेंडेलीव ने क्रिएट किया था जीरो ग्रुप, जैसे मैंने इसमें बताया आप लोग को, देखो ध्यान से, इसके पहले वाले में देखो, ये जो मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ था, कहां गया यार, देखो ये जो पीरियोडिक लॉ था ना, इसमें अलग से उन्होंने एक ग्रुप इन्वेंट किया जिसका नाम था जीरो ग्रुप, जिसमें आपका हीलियम, नियॉन, ठीक है ना, उसके आगे के जो भी एलिमेंट्स है वो रखे गए थे, याद रखना ये सब चीज। तो ये सब चीज क्या हो रहा था, इन शॉर्ट ना मेंडेलीव ने ये सब चीज फायदा पहुंचाया था। तो ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है उसको बिना डिस्टर्ब किए उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जिसका नाम रखा जीरो ग्रुप, नोबल ग्रुप, जो भी आप बोल लो, जो एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन था, एक बहुत बड़ा रोल था पीरियोडिक टेबल के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए, इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आया था पिछले साल भी और जो ज्यादा चांसेस है डीमेरिट। तो डीमेरिट क्या है, मतलब डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से मेंडेलीव का ये पूरा सक्सेस नहीं हुआ। क्या है डिसएडवांटेज, कि जो एटॉमिक मास था कोबाल्ट का और निकल का वो सेम था। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी 2 एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम हो जाए, ठीक है। तो कोबाल्ट और निकेल का जो एटॉमिक मास था ये सेम था, तो ये गड़बड़ वाली बात है। और एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा था, मतलब इन शॉर्ट एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था उसके सीक्वेंस की वजह से, यार कोबाल्ट पहले आएगा निकेल पहले आएगा। तो मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इसमें एक बहुत बड़ा क्या था,
डीमेरिट था ये कि यार कोबाल्ट और निकल भाई सेम एटॉमिक मास से नहीं हो सकते, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही थी कि कहां पोजीशन रखा जाए इसका, ये हो गया। फिर प्लेसिंग ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स को कहां रखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, ठीक है ना। उसके अलावा जो एटॉमिक मासेस जो बढ़ रहे थे ये यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहे थे, एक पर्टिकुलर पैटर्न में बढ़नी चाहिए, 2 बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, वो एक यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा था, तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत था, डिमेरिट्स। फिर जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पोजीशन कहां रखा जाए, क्या उसको ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए, क्या इसको ग्रुप 7 जो थे उसमें रखा जाए, हेलोजेंस के साथ रखा जाए, तो ये बहुत बड़ा क्या हो रहा था, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, और इसीलिए ये इतने सारे डीमेरिट्स है या फिर डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से मेंडेलिव्स का ये पीरियोडिक लॉ भी 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया। समझ में आ गया, क्लियर है ये, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को फटाफट फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आ गया हमारा कौन सा, मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ के बाद आ गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है भाई, मॉडर्न है और मॉडर्न ही सक्सेसफुल हुआ था। कौन था इसमें, 1930 में आया हेनरी मुस्ली। कौन आया, हेनरी मुस्ली आया, उसने स्टेट किया, क्या बोल रहा है कि भैया तुम तीनों लोग एटॉमिक मास करके चल रहे थे, सब चीज एटॉमिक मास बोल रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है, हम लेंगे एटॉमिक नंबर। क्या लेंगे भैया, एटॉमिक नंबर लेंगे। तो मुस्ली क्या बोल रहा था कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन इट एटॉमिक मास, मतलब तुम लोग जो एटॉमिक मास लेके चल रहे थे उससे अच्छा जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो कौन कर रहा है, एटॉमिक नंबर शो कर रहा है। तो उन्होंने अपना एक लॉ बनाया, क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। ये चीज ध्यान में रखना है। क्या बोल रहा था हेनरी मुस्ली, क्या बोल रहा कि भैया जो डोबेराइनर ने किया, न्यूलैंड ने किया, मेंडेलीव ने किया, ये तीनों ने एटॉमिक मास लेके चले आगे, लेकिन ये आके बोल दिया नहीं भैया एटॉमिक मास से अच्छा एटॉमिक नंबर है, उसको लेके चलो, तब जाके आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एलिमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से अरेंज कर पाओगे। तो वो क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसका, एटॉमिक नंबर का, तो आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। याद रखना ये क्या है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, याद रखना क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसका डेफिनेशन पूछ सकता है कि डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सब चीज नोट डाउन करते जाओ, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, चाहिए रहेगा वीडियो स्लो कर सकते हो, चाहिए रहेगा थोड़ा रुक के उसको लिख के फिर वापस कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपको मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरी स्पीड इतनी ही रहेगी क्योंकि मुझे बहुत फास्ट कंप्लीट कराना है, ठीक है। साथ दोगे ना दोस्तों, अभी तक साथ देते हो, आगे भी साथ देना, आप लोग के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। थोड़ा रेस्ट कर सकता था लेकिन हेडेक है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, चलो साइंस 1 है, साइंस 2 है, 2-4 पेपर और है, 10 दिन की बात है, चलो खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना, आपके राहुल सर है, बचपन से है, बचपन मतलब जब से आप लोग पढ़ रहे हो हमारे साथ, लगभग कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 8वीं से जुड़े हो हमारे पास, 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल हो गए ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो तो क्या रिजल्ट आया कि एटॉमिक मास नहीं चलेगा, एटॉमिक नंबर चलेगा, तो इस हिसाब से हम लोग ने इसको देखा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलो देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला, ये अब जो पहले कंसीडर होते थे उसके एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया। दिख रहा है आपको क्लियर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीज किया जा रहा है, और इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक्सप्लेन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अरे लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म मतलब ये होता है पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज रिमूव, मतलब जो भी मेंडेलीव ने, इसके पहले वाला कौन था, मेंडेलीव था, तो मेंडेलीव का जो भी दिक्कत आ रहा था, जो भी डिमेरिट्स हो रहे थे, मतलब कि यार ये प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन का प्रॉब्लम है, या फिर ये प्रॉब्लम है, ऐसे कई सारे जो प्रॉब्लम है ना, कोबाल्ट एंड निकल का प्लेसमेंट, आइसोटोप का प्रॉब्लम है, वो सभी चीज ऑलमोस्ट इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो चुका था, मतलब सब रिमूव हो गया था। बट एक कंफ्यूजन अभी भी था, जो कि था हाइड्रोजन का प्लेसमेंट, मतलब कहां रखा जाए। तो एंड टू एंड उसको हाइड्रोजन को कहां रख दिया गया, ग्रुप नंबर 1 में डाल दिया, जो कि था आपका अल्कली मेटल, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो स्ट्रक्चर है हमारे पास, देखो ये है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, दिख रहा है क्लियर, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, सॉरी कहां गया यार, ध्यान देना अभी जो बताने जा रहा हूं, ठीक है क्लियर, अभी दिख रहा है, यस हाँ। चलो अब जो मैं बता रहा हूं इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से, क्या लूं, ब्लैक लो, ब्लैक, चलो रेड से ऑलरेडी पहले भी किया था। अब देखो जैसे मैंने बोला 2 से 3 चीज याद रखना है। सबसे पहली बात कि आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये रहा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ग्रुप है। एक होता है आपका एस ब्लॉक, 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, नीचे दिख रहा है आपका ये वाला ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, ये वाला पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं, और एक आखिरी नीचे लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है, राइट द नेम्स ऑफ द 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ, ठीक है।
क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एस ब्लॉक कौन कौन से होते हैं। याद रखना, ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2 मिला के बनते हैं एस ब्लॉक। पी ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, ये होता है आपका पी ब्लॉक। याद रखना, बार बार बता रहा हूं, लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूं, हर चीज लिख के नहीं दे सकता ना, इसके लिए मैं आपको मुंह से बोल रहा हूं, तो लिखते जाओ। फर्स्ट सेकंड ब्लॉक एस ब्लॉक, 13 से लेके 18 पी ब्लॉक, उसके बाद बीच में जो है यहां पे, ठीक है, 3 से लेके 12 तक, ठीक है, 3 से लेके 12 तक कौन है भैया, ये है डी ब्लॉक। एंड लास्ट में जो आपका बच गया यहां पे, ये जो लैंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो या तो ये फ्लो चार्ट में आ सकता है, या तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर कैसे भी पूछा जाए, ये आप लोग को पूछा जाने के चांसेस है। तो याद रहेगा ये सब चीज, कौन कौन से ग्रुप में, कौन कौन से ब्लॉक में कौन से ग्रुप होते हैं, याद रहेगा ये सब चीज। इसके अलावा क्या होता है कि एक और चीज है जो मैं आपको यहां पे मैं बताना चाहता हूं। ये देखो यहां पे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्ट्रक्चर क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और एक चीज बता दूं कि 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं यहां पे, क्या होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसको पीरियड कहा जाता है, ये आप जानते ही होंगे, और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसको ग्रुप कहा जाता है। मतलब पीरियड कितने हैं 7, ग्रुप्स कितने हैं 18, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो बॉक्सेस में दिए रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस बॉक्स में, देखो ये तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं, मतलब ये बॉक्स आपको दिख रहा है कि नहीं क्लियर मुझे पता नहीं, ठीक है, आपके बुक में ये फोटो है, ठीक है। तो ये बॉक्स आप देखोगे ना, तो यहां पे आपको ऊपर दिखेगा, अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, एटॉमिक नंबर भी दिखेगा और उसका एटॉमिक मास भी दिखेगा। मतलब कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा क्या बोल रहा है, सेपरेट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज जो आपको बॉटम में दिख रहा है, दो जो एफ ब्लॉक है, तो लैंथेनाइड का पूरा सीरीज और उसके नीचे एक्टिनाइड का पूरा सीरीज, ये आपको 2 सीरीज दिख रहा है। टोटल 4 ब्लॉक है एसपीडीएफ। हाँ, एक जिगजैग लाइन है, ठीक है, जिगजैग लाइन दिख रहा है आपको, बताना चाहता हूं यहां पे, यहां पे देखो, ये आपको एक जिगजैग लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, जिगजैग लाइन के आसपास जितने भी ये एलिमेंट्स है ये मेटालॉइड्स होते हैं, उसके इस तरफ वाले जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं, और इसके इस तरफ वाले जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ये जिगजैग लाइन एक सेपरेट करने का काम करता है। ये मेटल्स हो गए, हाइड्रोजन को छोड़ के ये मेटल्स, ये जिगजैग लाइन के इस तरफ वाले नॉन मेटल्स, और ये जो है ना, जो आपको दिख रहा है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना, ये सब चीज क्या होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं, हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, याद रखना। इसके अलावा डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सब कुछ चीजें हैं, याद रख लो, जो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, आप थोड़ा फास्ट जाऊंगा और, ठीक है, थोड़ा और फास्ट चलेंगे। अब आगे देखो, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी इसको देख लो अच्छी तरीके से, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इसके ऊपर गिव रीजन पूछता है। इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड, पीरियड के अंदर ही हम लोग अगर लेफ्ट से लेकर राइट तक चल रहे हैं, ठीक है ना, यहां से यहां चल रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज होगा, क्लियरली आप देख सकते हो, ये शेल कैपेसिटी है, ये डायग्राम भी कर लेना, हो सकता है फ्लोचार्ट में आ जाए। देखो शेल के एलिमेंट होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन के, मतलब कोई भी एलिमेंट के 4 शेल होते हैं, 1 2 3 4 करके, फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2 1 स्क्वायर 2, मतलब 2 8 18 और 32 टोटल के एलिमेंट होते हैं ना। के में होता है 2, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन का, एल में 8 होता है, एम में 18 होता है, एन में 32 होता है। ये सब चीज पढ़ा चुका हूं, डिटेल में पढ़ा चुका हूं, पूछना मत कि सर कैसे आ रहे, पूरा बता चुका हूं, थक जाऊंगा पढ़ा के, ठीक है। चलो अब क्या होता है कि इसका मतलब ये भी है कि देखो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएंगे, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, एक नंबर से इंक्रीज होगा। तो क्लियर सी बात है यार, देखो यहां पे, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, कि समझ लो मेरे पास क्या था, एक सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 कैसे लिखते हैं सब बताया मैंने, ठीक है। तो 2,8,1 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसमें पहले में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक यहां 2 हो गए, दूसरे में 8 हो जाएंगे जो मैंने बना दिया, और तीसरे में सिर्फ 1 हो जाएगा, तो 2,8,1। तो इसके हिसाब से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं क्या, कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से लेफ्ट राइट जाएंगे तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं। देखो ध्यान से, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब क्या होता है, when properties of elements are compared we get some variations and this is called periodic trend। बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं अलग अलग, उसको पीरियोडिक ट्रेंड्स बोलते हैं, जिसमें 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी, एटॉमिक साइज और मेटल और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, समझो यहां पे, ठीक है। देखो यहां पे पहला है वैलेंसी, पढ़ा चुका हूं। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल बाहर को शेल को कितना जरूरत पड़ता है, चाहे वो लेगा चाहे वो देगा, दैट इज नथिंग बट योर वैलेंसी। उसके आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है, या फिर वो किसी और को दे देगा, दैट इज नथिंग बट योर वैलेंसी। एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,7। तो यहां पे 7 है ना, तो 7 है मतलब वो एक ले लेगा किसी से, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 बन जाएगा, तो वो एक ले लेता है,
तो क्या वैलेंसी कितना हो गया 1, कितना ले रहा है 1 ले रहा है तो वैलेंसी 1 हो गया। ये उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम है, इस प्रकार बना सकते हो। सब चीज पढ़ा चुका हो कि नहीं, होमवर्क दिया था आप लोग को एल्यूमिनियम का, करके देखो ये सब चीज आ सकता है। फाइंड द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, फाइंड द ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रकार के भी छोटे छोटे क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ये सब चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज, ये क्वेश्चन भी पूछता है, देखो एटॉमिक साइज वाला क्वेश्चन ध्यान देना। क्या बोल रहा है एटॉमिक साइज वाला, द एटॉमिक साइज और साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय रेडियस। कोई भी चीज का साइज मतलब क्या होता है, उसके रेडियस से होगा, ठीक है। मतलब समझ लो कि आपका क्या है, एक एलिमेंट है और ये इसका क्या है आउटर मोस्ट शेल, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस जो होगा इज नथिंग बट योर एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक नंबर इज द रेडियस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है और उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इसके बीच का डिस्टेंस ही होता है ना, जैसे सर्कल में आपने देखा है सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट कवरिंग जो सरकमफेरेंस होता है वहां तक उसका रेडियस होता है। तो सेम यहां पे भी वही चीज है, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस को एक्सप्रेस किया जाता है पिकोमीटर में, याद रखना पिकोमीटर पीएम होता है, पिकोमीटर पीएम होता है, जिसका वैल्यू होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। सब लिखते जाओ, जो लिख के रखा है यहां पे, यार मेहनत कर रहा हूं, सब लिखते जाओ फटाफट से। एक सेकेंड पानी पी रहा हूं। ओके, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं दोस्तों। अब जैसे हम लोग को क्वेश्चन भी पूछा था गिव रीजन में, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क करके रखा है। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जो हम लोग पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, देखो क्या बोल रहा है रीजन, द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 by 1। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो एक एक करके इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का वो इंक्रीज हो रहा है एक यूनिट से एक टाइम पे, और एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम आउटर मोस्ट शेल पे ऐड हो रहा है, क्योंकि जब भी आप एक एक करके बढ़ा रहे हो तो वही यहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो शेल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो शेल बढ़ता जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। क्योंकि अब उस जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि उसका जो स्पेस पहले था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर बाय द साइज ऑफ द एटॉम्स डिक्रीजेस। तो ये आपका रीजन है आपके सामने, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। पिछले साल भी शायद पूछा था कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को नोट डाउन करते जाना होगा जो भी मैं चीज बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर, चलो क्या है अगला। हाँ एक और चीज है, यू विल फाइंड दैट द व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप, जैसे लेफ्ट टू राइट गया तो एटॉमिक साइज जो था एटॉमिक रेडियस था वो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन जब आप डाउन ग्रुप में आओगे, मतलब ग्रुप में नीचे से ऊपर आओ, ऊपर से नीचे आओगे, मतलब समझ लो इस प्रकार से नीचे आ रहे हो, ठीक है ना, जैसे ऊपर हाइड्रोजन था, नीचे आपका वो मैग्नीशियम, वो सब उस प्रकार से नीचे आ रहे हो ना, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, लेफ्ट से राइट जा रहा हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, बिकॉज व्हाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप अ न्यू शेल इज एडेड। ऑब्वियसली ना, पहले समझ लो कि मेरे पास जो भी था एक ही शेल था, ठीक है, तो ये मेरा मेन न्यूक्लियस, यहां पे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन समझ लो। अब मैं नीचे आ गया तो ऑब्वियसली मेरा एक शेल बढ़ गया, तो पहले के शेल था, अब यहां पे एक और बढ़ गया एल, तो यहां का यहां डिस्टेंस बढ़ गया, फिर एक और शेल बढ़ जाएगा तो एम हो जाएगा, तो यहां का यहां डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली जितना आप नीचे जाते जाओगे के एल एम एन के हिसाब से आपका शेल्स ऐड होते जाएंगे, और शेल्स जब ऐड होते जाएंगे तो आपका जो एटॉमिक साइज है यानी रेडियस जो है वो भी तो बढ़ते जाएगा। यार सिंपल सी फंडा है, सिंपल सी बात है, द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन and the nucleus goes on increasing as a result of this atomic size increases in spite of the increased nuclear charge। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आ सकता है गिव रीजन में, ठीक है, कर लोगे गिव रीजन वाला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सब चीज मार्क करके रखा हो, साइड हट जाता हूं, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, यहां हट जाता हूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़े, चलो फास्ट जा रहा हो दोस्तों, अभी तो और भी चैप्टर पढ़ाने। अब देखो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर ना के बराबर ही आएगा, लेकिन देख लो एक बार फिर, ठीक है, क्या होता है मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्या होता है, जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, अभी पढ़ा है मैंने, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्या बता रहा हूं मैं, कि जब भी एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो साथ ही में उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है, और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होता है, याद रखना। सेम उसी प्रकार जब ऊपर से नीचे आ रहा हूं, अप से लेकर डाउन तक आऊंगा, तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज होगा और मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, याद रखना। यही है इस चैप्टर में, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 2 का फास्ट फॉरवर्ड तरीके से केमिस्ट्री का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 क्या नाम था, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट,
टाटा बाय बाय, खत्म। अब मैं लेके चलता हूं आप लोग को अगले के ऊपर, ठीक है। चलो क्या है हमारे पास, कुछ है क्या? चलो मैं चेकआउट कर लेता हूं पहले, ठीक है। इसको मैं करता हूं बाजू में, ठीक है। अब मेरे पास कुछ है क्या, मैं चेकआउट कर लेता हूं, मुझे 1 सेकंड का टाइम दे दो, ठीक है। मेरे पास कुछ कंटेंट्स अवेलेबल है, मैं उसको आप लोग को फटा दूंगा। थर्ड चैप्टर है, चलो इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो वेट कर लो थोड़ा, 2 मिनट वेट कर लो गाइस, सब ओपन हो रहा है। आप लोग के लिए सब चीज हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो उड़ान बैच के कंटेंट्स सब वही है, ठीक है। आ गया हम लोग का केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ये कौन सा चैप्टर है बताओ? चैप्टर नंबर 3 है, याद रहेगा कि नहीं? चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। चलो इसको अभी फटाफट से देखेंगे, चलो ध्यान देना। एक सेकेंड, हाँ अब देखो गाइस, अब देखो, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट कभी कभी हो जाता है कुछ चीजें, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे हम लोग। देखो सबसे पहला क्या टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? पूछेगा तो नहीं व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, लेकिन बाय चांस पेपर में आकर डिफाइन केमिकल रिएक्शन तो क्या करोगे? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक रिएक्टेंट प्लस दूसरा रिएक्टेंट होता है और हमें कुछ प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हेन one or two reactants combine with each other it forms a product, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बेसिक तौर पे फिजिकल चेंज होता है चेंजेस इन टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, शेप हो सकता है, स्टेट हो सकता है, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। रिवर्सिबल भी होता है, ये सब फिजिकल और केमिकल चेंज है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, केमिकल चेंज में क्या हो सकता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर भी चेंज होता है। एग्जांपल बताया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस, ठीक है, बर्फ से पानी बन गया, फिजिकल चेंज है। कुकिंग फूड, फूड कुक हो रहा है तो खाना पक रहा है, मतलब केमिकल चेंज है। फ्रूट पक रहा है, केमिकल चेंज है। मिल्क दही में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब केमिकल चेंज है। तो ये सभी चीज ऑलरेडी मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान होगा। मेन ये सब चीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन, इसको समझते हैं हम लोग। क्या है ये केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स। याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए कंडेंस फॉर्म, अगर उसको कंडेंस फॉर्म में लिखा जाए जो कि केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो जैसे एग्जांपल है यहां पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये कैसे लिखा है? वर्ड में लिखा हुआ है, दिख रहा है? किसमें लिखा हुआ है? वर्ड में लिखा है। क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये वर्ड में लिखा हुआ है। अब उसको केमिकल इक्वेशन में लिख दो तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 एक्वस, मतलब पानी में डाला हुआ, जिंक डस्ट Zn गिव्स ZnSO4। क्या हो रहा है? ये ZnSO4 के साथ चला गया, जिंक सल्फेट बना लिया एक्वस में और कॉपर बेचारा अकेला हो गया। तो ये रिएक्शन है, ठीक है। ये सब चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछता है ये है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन को। तो कुछ रूल्स है इसके, देखो याद रखना। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए, कोई भी आपने देखा होगा लेफ्ट की तरफ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट हमेशा राइट की तरफ होता है, ठीक है। एक सेकंड, प्रोडक्ट हमेशा राइट की तरफ होता है और एरो जो होता है वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा प्लस साइन होता है, देखो कोई भी एक रिएक्टेंट है उसके बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन क्या बताता है कि भाई वो ऐड हो रहा है, वो रिएक्ट करने जा रहा है दूसरे एलिमेंट से, ठीक है ना। इज यूज फॉर 2 और मोर रिएक्टेंट जब होते हैं या फिर प्रोडक्ट होते हैं तो प्लस साइन आता है। फिर फिजिकल स्टेट्स बताने के लिए जैसे एस आ गया मतलब सॉलिड, एल आ गया मतलब लिक्विड, जी आ गया मतलब गैस, ये डाउन एरो आ गया मतलब प्रेसिपिटेट है, नीचे जमने वाला है वो। तो ये देखो ये एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट एक्वस में है, पानी में डाला हुआ, जिंक सल्फेट सॉलिड में है, गिव ZnSO4 जो कि एक्वस में है, कॉपर सल्फेट दे रहा है, सॉरी कॉपर दे रहा है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। फिर कभी कभी हीट सप्लाई लिखा जाता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में, इसको हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो यहां पे देखो एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है, तो ये ट्राइंगल मतलब हीट होता है। कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे सर्टेन कंडीशन आप देखोगे यहाँ पे, सर्टेन कंडीशन इज गिवन हियर, जैसे टेम्परेचर, कभी कभी कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करना होता है, प्रेशर होता है, उसका कैटलिस्ट होता है, ये सभी चीज ध्यान में रख लेना। इंपॉर्टेंट क्या है ये डेरिवेशन, ये इक्वेशन केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेजिटेबल ऑयल में जब मैं क्या हीट करूंगा, देखो क्या बोल रहा है, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड फॉर्म में जब उसमें मैं हाइड्रोजनेशन मतलब H2 करूंगा, हाइड्रोजन गैस को प्लस करूंगा 60 डिग्री सेल्सियस पे निकल कैटलिस्ट डाल के, Ni मतलब निकल, निकल को कैटलिस्ट बोलते हैं, मतलब एलिमेंट है लेकिन एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, उसको डाल के तो हमें मिलता है वनस्पति की सॉलिड फॉर्म में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। चलो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस करेंगे, चलो बैलेंस करेंगे फटाफट से।
ठीक है, देखो बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स इन एनी इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट इन द प्रोडक्ट, मतलब एक साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, दूसरी साइड प्रोडक्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का अगर दोनों नंबर सेम है, मतलब यहां पे 5 कार्बन है तो वहां पे भी 5 कार्बन होना चाहिए, यहां पे अगर 3 ऑक्सीजन है तो वहां पे भी 3, तो अगर दोनों साइड से नंबर सेम है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, तब वो इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है। अगर बैलेंस नहीं है तो भैया बनाना पड़ेगा ना, बैलेंस बनाना तो पड़ेगा। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एक रिएक्शन आपको दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, और अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करो, मेक अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स की कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो ध्यान देंगे, स्टेप्स क्या क्या है याद रखना। सबसे पहले एक इक्वेशन दिया रहेगा आपको ऐसा, दैट इज ये दिया हुआ है, समझ लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ये आपको दे दिया। तो सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, सबसे पहले उसका केमिकल इक्वेशन लिख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH, प्लस करना है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, क्या दे रहा है, गिव्स सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट बोलते हैं, और वाटर, ये हो गया। अब ये बैलेंस है क्या, ये चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2, इसमें हम लोग को क्या चेक करना होता है कि हम लोग को चेक करना पड़ेगा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। अब कैसे चेक करोगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, जो लेफ्ट साइड में होता है रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, उसमें हम लोग नंबर ऑफ एटम देखेंगे, कौन कौन से है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। तो सोडियम यहां 1 था, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, मतलब ये बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है। तो जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें तीसरा स्टेप पे आना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट बैलेंसिंग हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम, जिसका एटम अनइक्वल है उसको बैलेंस करना स्टार्ट करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि जो मेरा सोडियम था ना, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो यहां पे 1 है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। देखो मैंने 1 को क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो यहां पे भी 2 बन गया, यहां पे भी 2 बन गया, तो सोडियम मेरा बैलेंस हो गया। अब सोडियम बैलेंस हो जाएगा तो यह एक नया इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि सोडियम में 2 आ गया ना, रिएक्टेंट में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 2 मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट में तो ये ऐसा दिखेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 H2O। यहां पे 2 एक्स्ट्रा जुड़ गया क्योंकि मैंने 2 मल्टीप्लाई किया ना, 2 जुड़ गया एक्स्ट्रा। अब ये नया इक्वेशन लिखने के बाद अब मैं फिर से चेक करूंगा कि यार बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर से रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, क्या है, सोडियम में यहां पे 2 सोडियम है, यहां पे भी 2 सोडियम है, लिख दिया। यहां पे आप देखो ऑक्सीजन 6 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब 2 ऑक्सीजन, और यहां पे 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहां है, यहां पे 4 और ये 2, सॉरी एक ही है ना, 4 और ये 1 5। तो अब जो पहले आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन बैलेंस था, उल्टा ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं रहा, 6 और 5 हो गए। इसके अलावा हाइड्रोजन 2 है, यहां पे 2 है, 4 हाइड्रोजन इधर, उधर बेचारा अकेला 2 ही है, तो ये हाइड्रोजन का भी खेल है। सल्फर तो बैलेंस है, चलो ठीक है, मतलब अब यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो, उसके लिए मैं एक और स्टेप लूंगा, ठीक है, एक और स्टेप लूंगा। इसमें क्या था मेरा, क्योंकि हाइड्रोजन अगर आप देखोगे इसमें, ये वाले में देखो, इसमें क्या था, ऑक्सीजन 6 और 5 है, हाइड्रोजन 4 और 2 है, तो मैं सबसे पहले ना हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकता हूं। यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट वाले साइड में ऑक्सीजन वाला पार्ट है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये 4 पहले से ही है। तो मैंने क्या किया, यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 मल्टीप्लाई में तो 4 हो गया, और ये 4 पहले से ही था, तो मतलब मैंने क्या किया, जहां पे ऑक्सीजन था वहां पे 2 मल्टीप्लाई किया, तो देखो 2 ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये तो सेम है, ये मैंने 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है, देखो ऑलरेडी समझा चुका हूं, मैं जानता हूं मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, लेकिन ये चीज आप लोग के रिवीजन के लिए होता है। ऑलरेडी अगर आप चाहते हो कि मैं बैलेंस से केमिकल रिएक्शन परफेक्टली सीखूं, तो इसका एलएमआर देख लो जाके, या फिर वन शॉट रिवीजन देख लो, या फिर हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो जाके, हो जाएगा। टाइम लगेगा आधा घंटा, मैं मानता हूं, देखो कोई भी चीज सीखने के लिए ना टाइम लगता है, बेहतरीन तरीके से सीखना है तो टाइम लगता है, लेकिन रिवीजन के तौर पर सीखना है तो ये फटाफट से ही देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जब वापस से चेक किया तो हमको यह मिला कि जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने गए तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो दोनों साइड इधर 2 सोडियम, देखो यहां पे 2 सोडियम, यहां पे भी 2 सोडियम, ऑक्सीजन यहां पे 2 और ये 4, 6 यहां पे, 4 और 2 6 यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे 2 और 2 4, यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यहां पे बैलेंस हो गया। सल्फर बेचारा अकेला एक ही है, यहां पे भी एक ही है, तो सब बैलेंस हो गए। तो सब बैलेंस हो गए, तो जो आपका इक्वेशन था वो लिख दो फाइनल, कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। समझा, क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो पानी पीने दो। चलो अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से, और फटाफट से आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है यहां पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आप जानते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन,
डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो फटाफट से देखते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। क्या है? 4 टाइप। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक एक करके देख लेंगे, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्टली पूरा भी पूछा जा सकता है कि चारों के चारों एक्सप्लेन करो, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पहला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। आप देखो यहाँ पे अमोनिया था, यहाँ पे HCl था, दोनों जुड़ गए, कंबाइन हो गए, तो क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। एग्जांपल याद रख लोगे, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। क्या बोलता है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, देखो यहाँ पे व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन रिएक्शन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, मतलब दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है। सेकंड, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब एक आपका क्या रहेगा? रिएक्टेंट अकेला रहेगा और उससे आपका दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। देखो यहाँ पे, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट। एक ही रिएक्टेंट था, कौन था? सुगर, C12H22O11। याद रख लो, एक ही रिएक्टेंट से जब दो प्रोडक्ट बन गए, 12 कार्बन और 11 पानी मिल गया, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोजिशन हो रहा है भैया। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, समझ में आ गया? दो एग्जांपल याद रख लेना। एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में, इसको आप सेपरेट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, ठीक है। फिर ये हो गया दो। इसके अलावा और कौन से होते हैं? तीसरा क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या है? सॉरी, तीसरा टेस्ला निकल रहा है, टेस्ला कार निकल रहा है। तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो भैया लेस रिएक्टिव है, ठीक है, जो कमजोर व्यक्ति है, उसका साथ छोड़ दिया जाएगा, दूसरे के साथ चला जाएगा कोई व्यक्ति, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव था, जैसे होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड, तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बॉयफ्रेंड होता है वो लेस अट्रैक्टिव होता है, तो या फिर लेस पैसे वाला होता है। लड़की क्या बोलती है? अरे भैया ये मजा नहीं आ रहा है, इसके साथ जाते हैं हम लोग। या फिर लड़का भी लड़की लोग के साथ ऐसा ही करता है, यार ये अच्छी नहीं है, दूसरे के साथ जाते हैं। ये कॉमन सा चीज है, तो ये इसको एज ए तरीका के तौर पे आप याद रख सकते हो। डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है? एक दूसरे का जगह ले रहा है। तो कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे जिंक अकेला था, तो यार कॉपर ना थोड़ा कमजोर था, जिंक बोला तू भागे यहां से, जिंक सल्फेट के साथ चला गया और जिंक सल्फेट बना लिया और बेचारा कॉपर अकेला रह गया। तो यार ये जिंक ने कॉपर का जगह ले लिया कि नहीं ले लिया? तो डिस्प्लेस कर दिया, तो एक ही बार किया, तो इसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वैसे ही एक और होता है जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब दो बार करेगा, दो लोग ने धोखा दिया। कैसे? यहाँ पे AgNO3 था, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था। सोडियम ने बोला कि मैं जाऊंगा नाइट्रेट के साथ, क्लोरीन ने बोला मैं जाऊंगा सिल्वर के साथ, तो इसलिए Ag सिल्वर के साथ चला गया, दैट इज सिल्वर क्लोराइड बन गया। सोडियम नाइट्रेट के साथ चला गया, सोडियम नाइट्रेट बना लिया, ठीक है। दो लोग ने इंटरचेंज कर लिया, समझ लो, ठीक है। अपना अपना जगह प्लेस जो था, अब एक ही बार यहाँ इसने अपना एक ही बार जगह प्लेस किया, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट। इसने दो बार जगह चेंज किया, मतलब दो लोग ने अपना जगह चेंज किया, इसके लिए डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे तौर पे आप याद रख सकते हो। एग्जांपल याद रखो, डेफिनेशन याद रख लो, आपको हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। एक और रिएक्शन पूछता है कभी कभी, कहां गया ये वाला, क्या नाम है? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर, ये याद रख लो बस। एंडो अंदर, एक्सो बाहर। तो क्या बोलता है एंडोथर्मिक? हीट इज इन्वॉल्व, मतलब अंदर आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो एंडोथर्मिक में हीट इन्वॉल्व हो रहा है, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन। बाहर से हीट अंदर आ रहा है, एंडो आ रहा है मतलब अंदर आ रहा है, तो बाहर से हीट अंदर आ गया रिएक्शन के दौरान, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मैंने हीट सप्लाई किया, मतलब बाहर से हीट सप्लाई किया, तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका एंडोथर्मिक। उसी प्रकार एक्सोथर्मिक, हीट इज गिवन अवे, मतलब हीट बाहर निकलता है, अंदर था हीट बाहर निकल गया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। चूना, देखो लिखा हुआ है चूना, पता है ना, चूना मारते थे पहले बचपन में, वो पेंट दीवार पे, आजकल तो डिस्टेंपर आता है, रॉयल पेंट आता है, पहले चूना चलता था, दीवारों पे चूना होता था। तो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम होता है, इसको पानी के साथ जब रिएक्ट करोगे ना, तो वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूना बोलते हैं, मतलब मारने के लिए, और साथ में निकलता है हीट, गर्मी निकलता है, उसको हाथ नहीं डाल सकते हम, बहुत गर्म निकलता है, तो ये हीट बाहर निकल रहा है, तो हीट इज गिवन अवे। एक्सो मतलब बाहर, तो हीट बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। याद रहेगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ठीक है, सिंपल है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं आई नो, लेकिन थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाते रहना। राहुल सर के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज आज पहली बार बोल रहा हूं, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। पसंद आ रहा होगा जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। और कल अच्छे से पेपर लिखना, ऑलमोस्ट हर चीज बता दिया, अब आपको रात भर बैठ के थोड़ा सा एक बार वापस तरीके से अपने तरीके से रीड करके रिवाइज करना, ठीक है। वीडियो तो बहुत देख लिया, लेकिन थोड़ा रीड करके भी रिवाइज कर लेना अपने तरफ से, ठीक है। और साइंस 2 के लिए भी रेडी हो जाना। साइंस 2 के लिए मैं तो आपको दूंगा ही, लेकिन आप जानते हो साइंस 2 के एक्सपर्ट हमारे कौन है? अभिषेक सर, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, मजा आ जाएगा। जैसे मैथ्स 2 के दौरान नौशाद सर जुड़े थे, साइंस 1 के लिए बीच में आज सुबह सुबह संजीव सर का लेक्चर था, मजा आया कि नहीं पढ़ के? ऐसे ही अभिषेक सर भी जुड़ेंगे, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? तैयार रहना साइंस 2 के लिए भी, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारे हैं, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होता है उसका नेचर डिपेंड करता है कि उसका रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा। तो क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर एज कंपेयर टू जिंक मेटल। क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस, मतलब जो एल्यूमिनियम होता है इसका रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है जिंक से। तो एल्यूमिनियम जो है उसका रिएक्शन फास्टर है जिंक से। तो डिपेंड करता है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा फास्ट भागते हैं, कुछ स्लो भागते हैं, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वैसे यहां पे जो भी मेटल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेटल्स में एल्यूमिनियम इज फास्टर देन जिंक, तो उसका रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, मतलब उसका नेचर क्या है डिपेंड करता है। फिर साइज ऑफ द पार्टिकल, क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। क्या बोलता है? स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो फास्ट कब होगा? जब जो पार्टिकल्स रहेंगे वो छोटे रहेंगे। अब एक ही बार बड़ा पार्टिकल लाके रिएक्शन कर रहे हो तो टाइम लगेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे फटाफट हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा छोटा साइज रहेगा, स्मॉलर साइज ऑफ द रिएक्टेंट, उतना ही ज्यादा फास्ट होगा, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, याद रख लेना। फिर अगला क्या बोल रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर। जो गाढ़ा एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, वो थोड़ा फास्टर रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से। और आपके जो लेबोरेटरी होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, उसमें डाइल्यूट रखा जाता है, इसके लिए वो सब टाइम लगता है। पर केमिकल इंडस्ट्री में जाओगे तो बहुत फटाफट रिएक्शन करना होता है, इसके लिए उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना ये सब चीज। चलो नेक्स्ट, और क्या है रेट ऑफ रिएक्शन में? टेम्परेचर। रिएक्शन रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना जल्दी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, इसके अलावा कैटलिस्ट डाला जाता है स्पीड अप करने के लिए। तो इट इज यूज्ड टू चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको फास्ट करना है, स्लो करना है, ज्यादातर फास्ट करने के लिए यूज करते हैं तो कैटलिस्ट डाला जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था, वेजिटेबल ऑयल है, उसको मुझे वनस्पति घी बनाना है, तो यार डाल दिया निकेल करके, निकेल नाम का एक मेटल है, कैटलिस्ट के तौर पे डाल दिया, 60 डिग्री टेम्परेचर पे बन गया वनस्पति घी। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से चीजें होती है। करेक्ट, करेक्ट है। और क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी बहुत कम चांसेस आने का, लेकिन देख लो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जांपल, 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। वैसे रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना। एग्जांपल, कपरस मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कपरस बोलते हैं ना, Cu को कपरस बोला जाता है। ठीक है, कपरम। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्लस हो रहा है मतलब ये रिडक्शन है, तो क्या बन गया? कॉपर और पानी बन गया, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में साइमल्टेनियसली होते हैं, एक के बाद एक। साथ में हाइड्रोजन मतलब ये भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ ही में रिडक्शन भी हो रहा है, तो दोनों साथ में हो रहा है। दैट इज नथिंग बट योर रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छी तरीके से आप देख लेना, दिमाग में चीजें रहेगी तो एटलीस्ट कुछ तो लिख पाओगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक होता है करोजन, ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट है करोजन। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, याद रखना है सब चीज। क्या होता है? करोजन होता है। ठीक है, अब ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, करोजन का मतलब जानते हो जंग लगना, लोहे पे कैसे जंग लग जाता है, दैट इज नथिंग बट करोजन। तो क्या बोल रहा है? ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस। मेटल का क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं ना उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एंड उसके वजह से वो बहुत सारी चीज में डैमेज होता रहता है। एक मिनट मार्कर लेने दो। हाँ, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है? रिजल्टिंग इन देयर डैमेज। तो उसके से डैमेज होता है, उसी को करोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर रस्ट लगता है, जंग बोलते हैं, जिसकी वजह से एक रेड कलर का लेयर आ जाता है उसके ऊपर, लाल कलर का। जैसे आप कोई भी लोखंड के ऊपर जंग लगता है, बारिश के सीजन में देखना, बारिश के सीजन में ज्यादा जंग क्यों लगता है? क्योंकि पानी आता है, पानी में ऑक्सीजन होता है, तो जैसे आप टच करोगे तो आपको लाल लाल पाउडर दिखेगा, दैट इज नथिंग बट योर जंग, यानी रस्ट होता है। ठीक है, दिस इज द करोजन ऑफ रस्ट, सॉरी करोजन ऑफ आयरन। एंड करोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, खोखला बना देता है। लोहा को करोजन अगर हो रहा है, जंग लग रहा है, तो खोखला बन जाता है। इसके लिए बड़े बड़े जो पुराने पुराने ब्रिजेस होते हैं रेलवे के, इसके तो एक टाइम के बाद उसको तोड़ के वापस से नया बना जाता है, क्योंकि जंग लग जाएगा, सड़ जाएगा, अंदर से कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और इसी लेयर को क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला याद रख लेना, क्या है? Fe2O3 H2O, ये केमिकल फॉर्मूला है। Fe2O3 मल्टीप्लाई बाय H2O, याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है रस्ट का फॉर्मूला कोई पूछेगा, ये Fe2O3 लिख के आ जाना, .H2O लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जंग का मतलब क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, करोजन क्या होता है। ठीक है, चलो एक और है, रैंसिडिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रैंसिडिटी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बेस पे फिल इन द ब्लैंक्स बाकी चीजें भी पूछे जाती है। क्या बोलता है? हम लोग जब कुकिंग ऑयल यूज करते हैं तो हम लोग एक बार यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई ठेके पे आप समोसा वड़ा पाव खाने जाते होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं पता है? वो एक बार उससे समोसा निकाल रहे हैं, वापस से शाम को उसी ऑयल से निकालेंगे, अगले दिन उसी ऑयल से निकालेंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा बार वो ऑयल को यूज करते हैं। तो जब बार बार कोई भी ऑयल जब यूज होता है तो उसमें ना एक गंदी स्मेल आने लगती है, फाउल ऑर्डर मतलब स्मेल आने लगती है, और उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब कुकिंग ऑयल को, ठीक है,
जब बार बार यूज कर रहे हैं, उसके से पहली बात तो टेस्ट भी खराब होता है, और जब ऑयल और घी को जब बार बार जब यूज किया जाता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, एयर घुस जाता है, ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, रैंसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, रैंसिड, क्योंकि जब भी ऑयल में ऑक्सीजन घुस जाएगा तो क्या बन जाएगा, रैंसिड बन जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब भी फूड स्टफ में रैंसिडिटी जब आ जाता है तो उसको रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं, मतलब ऑक्सीडेंट्स को रोकने वाला कोई चीज, दैट इज नथिंग बट एंटीऑक्सीडेंट, वो डाल सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का फूड स्टफ का, उसको हम लोग अगर एयर टाइट कंटेनर में रखे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है ना कि क्यों रखना चाहिए एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसा बर्तन जिसमें हवा भी ना पूछे, उस बर्तन में अगर आप अपना तेल रख ले तो ज्यादा देर तक टिकेगा, खराब नहीं होगा। तो क्यों रखना चाहिए, क्योंकि यार रैंसिड ना हो जाए। ठीक है, एक मिनट, चलो। अब आप बोलोगे सर क्या क्या कर रहे हो, देखो यार एक स्किन आ गई थी, वो आपको आपके साथ होता होगा ना, एक चमड़ी आ जाती है, बहुत बहुत दुखता है, वो मेरे साथ ही वही हो रहा है। ठीक है ना, एक चमड़ी है, वो कब से खींच रहा हूं मैं उसको, निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हमारा, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्या नाम था इसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ऑलमोस्ट सभी चीज फटाफट से करा दिया है। चलो एक और देख लेते हैं, और कुछ है क्या हमारे पास। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं फटाफट से, चलो। और चैप्टर नंबर 5 इसका नाम है हीट, ये भी है, तो इसको भी ले लेता हूं मैं फटाफट से। क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का, हीट। ठीक है, हीट के जो न्यूमेरिकल्स थे वो सब चीज करा दिया है मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो लेटेंट हीट आ गया, पहला चीज क्या होता है लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट क्या है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। जब भी कोई सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बर्फ है पिघल के पानी हो रहा है, तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लग रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लग रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, समझ में आ गया, ये सब चीज एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, समझ में आ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट 100 होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट गलती से लिख दिया क्या मैंने, बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है पानी का, फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। ठीक है, गलती से लिख दिया होगा, कोई बात नहीं। ये एक क्या बोलते हैं ग्राफ है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था क्या है इसका फंडा, कि जब भी पानी होता है पहले बर्फ होता है 0 डिग्री पे, फिर धीरे धीरे वो पिघलना शुरू होता है। ठीक है ना, आइस प्लस वाटर धीरे धीरे पिघलना शुरू किया, एंड उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर जो है कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया वाटर, एंड धीरे धीरे जब वो 100 तक पहुंचेगा, देखो 100 तक पहुंचेगा तो वो बॉयल हो जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब चीज पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्लियर। और क्या है इस चैप्टर में, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, दोनों ये दोनों के ऊपर डेफिनेशन पूछे जाने के चांसेस है, डिफाइन में पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लेना। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, देखो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास, ये वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है लेकिन 1 यूनिट मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब याद रखो, सॉलिड से लिक्विड, और एक होता है वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एट बाय यूनिट मास, जब लिक्विड कन्वर्ट होगा किसके अंदर, गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग लेटेंट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना। क्लियर हो गया, क्लियर है। ओके, आगे बढ़े, चलो। अब थकान हो रही है मेरे को भी, चलो बहुत ज्यादा कब से बड़बड़ बड़बड़, इतना ज्यादा फास्ट बोल दिया, इतना तो कोई बोलता भी नहीं होगा, इतना मैंने बड़बड़ बड़बड़ कर दिया। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम जब ज्यादा बोल देते हैं, और डॉक्टर ने पहली बात मेरे को मना करके रखा, आपको मैंने चीज बताई है ये वाली। एक बार मैं बीच में बीमार पड़ा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, मेरा थ्रोट में प्रॉब्लम है, चेक वेक किया, बोलता है क्या करते हो, मैंने बोला टीचिंग करते हो, कहाँ करते हो, यूट्यूब पे करता हूँ। वो बहुत खुश हुआ पहली बात तो सुन के कि मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ समाज के लिए, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, 10 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत खुश हुआ। बोलता है लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिका नहीं सकते आप। मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों? बोलता है आपका जो गला है, वोकल कॉर्ड जो है वो अंदर से धीरे धीरे करके डैमेज हो रहा है, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलोगे वो डैमेज होता रहेगा। तो यार मैंने भी डिसाइड किया है कि यार देखो, जैसे कि आप जानते हो कि हमने टीम भी बनाई है, तो टीम इसलिए होती है ना ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। पिछले 3 साल से तो अकेला ही पढ़ा रहा था, इस साल से हमने हमारे पास टीम है, तो आगे जाके मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा पढ़ाना, बाकी हमारे टीम मेंबर्स पढ़ाएंगे, लेकिन मैं रहूंगा वहां पे, और आपके लिए ऐसे ही वीडियो जितना हो सके ब्रेक ले लेके मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग को कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ। हालत खराब हो जाती है, गला दुख जाता है, कोई बात नहीं यार, चीजें करेंगे ना यार, आपके लिए तो करना है। अब जैसे मैंने तो अपनी लाइफ ही लगभग आपके हवाले कर दी है। ठीक है, तो चलो ये सब चीजें तो होती रहेगी, जो होगा देख लेंगे, आप लोग का आशीर्वाद और प्यार है तो जो होगा देख लेंगे। ठीक है, चलो क्या है अगला टॉपिक, रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन आ सकता है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, एक बर्फ का टुकड़ा, सिल्ली होती है बर्फ की सिल्ली बड़ी वाली, उसमें आप एक रस्सी बांध दो, दोनों साइड से वेट लटका दो, तो क्या हो जाएगा ना, वो रस्सी धीरे धीरे उसको कट करके नीचे लेके आ जाएगी। लेकिन जब रस्सी नीचे तक आ गई ना, बर्फ तो कट गया, फिर थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो बर्फ आपस में जुड़ा हुआ रहता है। क्यों? ये प्रॉपर्टी को रेगुलेशन बोलते हैं। तो क्या होता है कि द फिनोमिनन इन विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, क्योंकि जब आप प्रेशर डाल रहे हो,
ये रस्सी का प्रेशर डाल रहे हो तो वो धीरे धीरे कट कर रहा है, बर्फ जो था पानी में पिघल रहा है, मतलब सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, पिघल गया। लेकिन जैसे जैसे वो रस्सी नीचे आएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो था वो वापस से फ्रीज होकर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो वो चिपकते जाएगा, जैसे जैसे कट करते जाएंगे, काटते जाएगा, फिर वापस से रिकन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द अप्लाई प्रेशर। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर हट गया ना, रस्सी नीचे आ गई तो प्रेशर हट गया, तो वो रिकन्वर्ट हो गया आइस में, फिर से प्रेशर रिमूव होने के बाद फिर से रिकन्वर्ट हो गया आइस में, और इसी को प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेगुलेशन। ये पूरा पढ़ा चुका हूं, ठीक है, समझ में आ गया। रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है या फिर एक्सप्लेन करने शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के लिए पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एनएमएलएस बिहेवियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएमएलएस बिहेवियर के ऊपर पूरा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्या बोलता है एनएमएलएस बिहेवियर, क्या होता है, जनरली जब लिक्विड को हीट किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब कोई भी लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो वो क्या होगा, एक्सपांड होगा। लेकिन जब कूल करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो हीट किया तो बढ़ेगा, कूल किया तो ठंडा होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये फंडा होता है। लेकिन पानी का ना एक प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है, और उसी को एनएमएलएस बिहेवियर बोलते हैं। तो क्या है वो बिहेवियर, कि जब भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं जीरो से, पानी बर्फ है समझ लो, वाटर आइस है, तो जीरो से बढ़ना शुरू किया, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, जीरो से 1 आएगा, 2 आएगा, 4 तक पहुंचेगा। तो 4 तक आने के बाद इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो हम जीरो से हीट दे रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं, तो जब हीट कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, एक्सपांड होने के बदले क्या हो रहा है भैया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और फिर 4 डिग्री के बाद एट 4 डिग्री इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि भैया एक्सपांड होना चाहिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वॉल्यूम भी क्या होगा, उसका मिनिमम होगा, वॉल्यूम भी तो छोटा होगा ना यार, तो वॉल्यूम मिनिमम होगा। एंड फिर जब पानी को हीट किया जाएगा फर्दर इट एक्सपांड, मतलब 4 के बाद जब आगे जाएगा फिर जाके बढ़ना शुरू करेगा, एक्सपांड होगा, और फिर जाके उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और ये जो यूनिक बिहेवियर किया है ना इस पानी भैया ने, ये पानी भाई साहब जो है हमारे पानी पीने वाले पानी, ये बहुत यूनिक बिहेवियर कर रहे हैं। तो ये जो यूनिक बिहेवियर कर रहे हैं ना, किसके बीच में कर रहे हैं, 0 से 4 के बीच में कर रहे हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ पानी। क्या कहेंगे, एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ पानी यानी वाटर, ठीक है, ध्यान में रहेगा। एनएमएलएस बिहेवियर, इसका फंडा पूरा पढ़ा चुका हूं। क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसा। चलो नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स अपैरेटस। देखो आ गया भैया होप्स अपैरेटस, होप देने के लिए हमें होप्स अपैरेटस भैया होप देते हैं हम लोग को। चलो फटाफट से देखते हैं। तो ये है भैया होप्स अपैरेटस, ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। क्या होता है होप्स अपैरेटस में, 2 टेम्परेचर लगाना है, सॉरी थर्मामीटर लगाना है, एक नीचे थर्मामीटर लगाना है, एक ऊपर थर्मामीटर लगाना है। ये आपका क्या है, फ्रीजिंग मिक्सचर, जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट एंड बर्फ और सॉल्ट का मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट, ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, आइस एंड सॉल्ट मिला दो तो बर्फ जो होता है वो जल्दी पिघलता नहीं है। खासकर जो हमारे आइसक्रीम बेचने वाले अंकल होते हैं ना वो यही करते हैं, ठीक है। तो एक फ्लास्क है, बीकर, उसमें एक बड़ा सा कटोरा जैसे लगाया, उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर बर्फ डाल दिया, यहाँ पे पूरा भर के डाल दिया ये लोग ने, ताकि ठंडा हो सके फटाफट से। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो होगा क्या, यहाँ पे होता क्या है, देखो बेसिकली यहाँ पे थर्मामीटर 1 है, यहाँ पे थर्मामीटर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्मामीटर में हम लोग देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे पूरा उसका रीजन है, क्या हो रहा है, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू द फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर वॉल, ठीक है। क्योंकि जब भी आप देखोगे यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ये फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से क्या होगा, ये पानी जो होगा वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू करेगा, ठीक है। अब ठंडा होना शुरू कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर पानी का होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि ठंडा हो रहा है तो टेम्परेचर तो डाउन आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। और जब नीचे आएगा तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और उसका डेंसिटी जो होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो डेंसिटी होता है वॉल्यूम होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। एंड द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड, मतलब जो पानी का डेंसिटी ज्यादा रहेगा वो नीचे की तरफ आएगा, भारी पानी है तो नीचे आएगा, तो नीचे की तरफ आने लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि मेरा जो टेम्परेचर था, कौन सा टेम्परेचर, when the temperature of water start decreasing below its volume increases, तो क्या होने लगा, उसका वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होने लगा, ठीक है। एंड इसके वजह से पानी जो है फिर से ऊपर जाने लगा। एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द किसमें, जो आपका T2 वाला पार्ट था, थर्मामीटर 2 वाला पार्ट था, वो डिक्रीज हो रहा है फटाफट रैपिडली 0, एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द लोअर पार्ट T1 हाउएवर रिमेन्स एट 4 फॉर सम टाइम एंड देन डिक्रीजेस स्लोली टू 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, सबसे पहले वापस से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्या कि 2 टेम्परेचर है, T1 यहां पे T2। अब यहां पे फ्रीजिंग मिक्सचर था तो पानी भरा हुआ है पूरा, अब पानी भरा हुआ है तो ये धीरे धीरे ठंडा करेगा, तो यार डेंसिटी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, तो डेंसिटी भारी हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ने के बाद यहां पे जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। तो यहां पे जब ठंडा पानी नीचे आने लगा तो इस टेम्परेचर में, इस थर्मामीटर में जो क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा बहुत ज्यादा फास्ट होगा, लेकिन कब तक होगा, जब तक वो 4 डिग्री तक पहुंचता है।
4 डिग्री तक पहुंचने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एनोमलस बिहेवियर वहां पे काम करेगा। 4 डिग्री के बाद वहां पे उसको क्या होना पड़ेगा, यहां पे उसका जो उल्टा बिहेवियर है, पानी का 0 से 4 के बीच में क्या है, उल्टा बिहेवियर है, तो वो उल्टा बिहेवियर करने लगेगा। यहां पे अब उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब वो ऊपर, जो ठंडा पानी था वो ऊपर की तरफ भेज देगा। अब ठंडा पानी ऊपर की तरफ चला गया, डेंसिटी लो हो गया, ऊपर चला गया। अब ऊपर वाले को टेम्परेचर को फटाफट से नीचे गिराएगा और 0 तक आएगा। मतलब टेम्परेचर 2, थर्मामीटर 2 पे 0 डिग्री सबसे पहले होगा एंड धीरे धीरे फिर जाके यहाँ पे T1 पे 0 पे आएगा, 4 से 0 पे आएगा। तो ये अलग बिहेवियर हुआ बिकॉज ऑफ द होप्स अपैरेटस, ये हमने बता दिया। तो इस तरीके से आपको एनोमलस बिहेवियर जो है आएगा, पूछेगा तो आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी क्या बोलता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। पानी का जो वेपर होता है, वाटर वेपर जो बोलते हैं ना, अगर वो हवा में प्रेजेंट है तो हम लोग बोलते हैं ना हवा में नमी है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट मॉइस्चर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब जो मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे वातावरण में उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, एंड व्हेन द एयर कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, जब हवा है, हवा में ज्यादा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उसको ही बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे कि हवा जो है सैचुरेटेड है। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड, हवा सैचुरेटेड कब है, तो हवा सैचुरेटेड कब होता है, जब उसमें मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर प्रेजेंट होता है तो हवा सैचुरेटेड है। और अगर इफ द वेपर कंटेंट इन द एयर इज लेस देन द मैक्सिमम लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा उसमें अगर जो वेपर प्रेजेंट है वो कम है, तो कम है तो यार वो अनसैचुरेटेड रहेगा। बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, मैक्सिमम प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड है, कम प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड है। याद रखना ये सब चीज। द वेपर कंटेंट इन एयर इज मेजर क्वांटिटी बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हाँ, इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से मापा जाता है। इसका फॉर्मूला भी होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, याद रख लेना। ये पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लो यार। ठीक है, हाँ ये पूछा जा सकता है केजी पर मीटर क्यूब क्या होता है, ये उसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट होता है। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब याद रखना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। डेफिनेशन याद रख लेना। ठीक है, परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन ए गिवन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला। ये सब ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, समझा तो दिया है, बस आपको लर्न करना है, क्योंकि आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। कि कितना भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं दिमाग में रहेगा, लेकिन उसको याद तो करना पड़ेगा आप लोग को। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले पे जाते हैं। क्या है और इस चैप्टर में, फटाफट से। Suppose unsaturated air at certain temperature is taken and its temperature decrease. A temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called dew point temperature. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू पॉइंट का डेफिनेशन पूछता है, इसको भी देख लेना। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मतलब अभी तक तो पूछा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का डेफिनेशन इसको याद कर लेना। हाँ, एक चीज ये ना एमसीक्यूज में पूछ सकता है, क्या एमसीक्यूज में या फिर ट्रू और फॉल्स में। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ड्यू पॉइंट पे, याद रखना ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 60% से ज्यादा है तो हमें हवा जो है ह्यूमिड लगता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा है, पहली बात तो एक चीज याद रखना, ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा है तो हवा में नमी होगा, ह्यूमिड होगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 60 से कम है, 60% से कम है, तो हम लोग को एयर जो है वो सूखा सूखा लगेगा, एयर ड्राई लगेगा। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट के, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ हीट आ सकता है एग्जाम में। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना भी लगेगा टेम्परेचर, हीट 14.5 से 15.5 करने में, उसी को हम लोग बोलेंगे 1 कैलोरी हीट। इसका यूनिट क्या होता है, 1 कैलोरी हीट का जूल होता है, ऐसा यूनिट में कैलोरी होता है सीजीएस में। 1 किलो कैलोरी का मतलब 1000 कैलोरी होता है। ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, देख लो इसको भी अच्छी तरीके से, रिवाइज हो रहा है। चलो और भी आगे जाते हैं। ये आ गया फेवरेट टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। देखो याद रहे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए मुझे ताकि मैं टेम्परेचर को रेज कर सकूं एक यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसी को मैं बोलूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, देखो मार्क किया हुआ है मार्क, याद रखना। एग्जांपल इसका इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। 3 अलग अलग मेटल्स के बॉल ले लिया, एक आयरन का ले लिया, एक कॉपर का ले लिया, एक लीड का ले लिया। तीनों को एक ही टेम्परेचर पे गर्म किया और उसको गर्म करने के बाद उसको वैक्स के लेयर के ऊपर छोड़ दिया। तो सबसे ज्यादा अंदर तक कौन गया? आयरन। तो इससे क्या पता चला कि आयरन का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो ज्यादा होगा, मतलब हीट होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, मैं ज्यादा हीट को ले सकता हूं, तो ये आयरन के पास ज्यादा है, कॉपर का उससे कम है, लीड का उससे कम है। तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, उसके कुछ वैल्यूज होंगे बुक में, वो आप देख लेना, 2-4 लोग का देख के चले जाना, याद करके चले जाना। ठीक है, द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय mc डेल्टा टी। कभी कभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैंने कराया है पूरा,
पूरा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करा है हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट। तो mc डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। मास, स्पेसिफिक हीट, सी का मतलब क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। दो टेम्परेचर को आपस में माइनस कर दो, मिल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हीट एक्सचेंज आ गया, ठीक है। चलो क्या है ये हीट एक्सचेंज? हीट एक्सचेंज, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट, कोई गर्म चीज है और एक ठंडा चीज है, दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे चाय का बर्तन मैंने एग्जांपल बताया था, जेआर कप, याद है कि नहीं? सब पढ़ा चुका हूं। तो चाय का बर्तन हमने रख दिया, गरम गरम चाय, थोड़ा टाइम के बाद ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर हमारे एनवायरमेंट में चला गया, सराउंडिंग में चला गया, ठीक है। तो हीट एनर्जी लॉस्ट होता है हॉट ऑब्जेक्ट का, तो कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को गेन करता है, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ठीक है। तो ठंडा इज इक्वल टू गर्म, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। हीट एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट जो भी गेन कर रहा है उतना ही हीट एनर्जी लॉस्ट कर रहा होगा हॉट ऑब्जेक्ट, याद रखना, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है? मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है जो कि मैंने करा दिया है, ठीक है। ये पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना फॉर्मूला क्या होता है। Q जो होता है हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, Q होता है, फिर हीट गेन बाय वाटर Q1 होता है, और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर Q2 होता है। फॉर्मूला क्या बनता है? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। देखो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इसके बेस पे न्यूमेरिकल है, वो मैंने करा दिया। न्यूमेरिकल वाले वीडियो जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट यही है, बस खत्म, ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 5 हीट। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज भी समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी था, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट सब चीज इजी था ऑलमोस्ट। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब चीज समझ में आ गया होगा। अब एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, इसका ना मुझे एक चीज बताना है खाली, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। कार्बन कंपाउंड का जो एक चीज मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोग को रिवीजन में नहीं बताया, बाकी उड़ान बैच में तो बताया हुआ है, और पूरा जब पढ़ाया था तो बताया हुआ है, जो कि है दोस्तों IUPAC नेम, ठीक है। तो चलो थोड़ा IUPAC नेम के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है कभी कभी 1 मार्क्स के लिए, IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज दिया रहेगा, जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, ये बार बार मैं बता चुका हूं, ये क्वेश्चन आया था CH3 CHOH CH3। अब इसका पूछेगा आपको IUPAC नेम बताओ, तो कैसे दिमाग में रखना है? सबसे पहले आपको 2-3 चीज याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? एक कार्बन का मतलब होता है मीथेन, याद रहेगा कि नहीं? CH4 बोलते हैं ना, तो एक कार्बन वाला मीथेन होता है। 2 कार्बन हो गया इथेन, 3 कार्बन आ गया प्रोपेन। वैसे आपको पता है कि नहीं, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेक्केन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना LMR या फिर उड़ान बैच देख लेना, कार्बन कंपाउंड उड़ान बैच मैंने भी पढ़ाया है, साथ में अभिषेक सर ने भी पढ़ाया होगा, ठीक है ना, वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो अब इसका IUPAC नेम कैसे करोगे? सबसे पहले एक चीज आपको करना होता है कि नंबर ऑफ कार्बन गिनना है। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब क्या होता है? प्रोपेन, लिख दो प्रोपेन, लिख दिया। अब उसके बाद ये चेक करना होता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप या तो अल्कोहल होगा, OH आ गया मतलब अल्कोहल, Al आ गया अल्डिहाइड, Al नहीं क्या बोलते हैं उसको, CH, ठीक है ना। जैसे कि एक फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड H, ये होता है आपका CHO, ये होता है आपका अल्डिहाइड। और अगर ऐसा आ गया मतलब C डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी मतलब कुछ अल्काइल ग्रुप आ गया, तो अगर ये वाला आ गया तो ये आपका कीटोन ग्रुप होता है। ये CHO आ गया मतलब ये आपका अल्डिहाइड होता है। वैसे एक और होता है CH3C डबल बॉन्ड O और OH आ गया मतलब C डबल OH आ गया, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। तो ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का वीडियो जाके देखो, इस चैप्टर का वीडियो देखो, या फिर जो मैंने उड़ान में पढ़ाया वो आपको समझा होगा। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला, ध्यान दो, यहां पे इसका नाम क्या है? प्रोपेन है। तो ये OH है मतलब अल्कोहल है, तो अल्कोहल है, लेकिन ये कौन से पोजीशन में है? तो हमेशा जहां से भी फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है जो कार्बन का, वहां से काउंट करना होता है। तो यहां से भी सेकंड पे आता है, यहां से भी सेकंड, तो एक ही बात है। तो उसका 1 2 3 दे दिया मैंने। तो सेकंड पोजीशन के कार्बन पे ये OH प्रेजेंट है मतलब अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सेकंड पे है। तो सबसे पहले आपका प्रोपेन का E हटा दो, डैश मारो, किस पे है? सेकंड पोजीशन पे है, लिख दिया। सेकंड पोजीशन में अल्कोहल है, और अल्कोहल का कंडेंस फार्मूला क्या होता है? OL, तो ये हो गया प्रोपेन 2ऑल। इसका IUPAC नेम क्या हो गया? इस चीज का IUPAC हो गया प्रोपेन 2ऑल, ठीक है। समझ में आ गया? और 1 2 एग्जांपल बता देता हूं फटाफट से, चलो देख लो आप लोग, ध्यान से देख लेना, ठीक है। एक और एग्जांपल है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, क्या है? CH3, ठीक है, मैं यहां पे है CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और ठीक है CH3 CH2 CH2 CH CH3, और यहां पे है आपका क्लोरीन। करेक्ट है क्या? करेक्ट बनाया क्या मैंने? ठीक है। अब इसका मुझे बताना है IUPAC नेम, बताओ कैसे बताओगे? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पहले क्या करोगे? कार्बन को काउंट करो, 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, ये बनेगा पेंटेन। क्या बनेगा? पेंटेन बनेगा। अब पेंटेन के बाद आप लोग देखोगे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये Cl लिखा हुआ है, क्लोरीन है। क्लोरीन मतलब क्लोरो, और क्लोरीन मतलब हेलोजन ग्रुप जब आ जाता है तो उसका जो नाम होता है वो आगे लगता है, इसके पीछे नहीं लगता, याद रखना। तो हम लोग
क्या लिखेंगे, क्लोरीन का क्लोरो, और कौन से पोजीशन में है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखेंगे। हमेशा याद रखना जहां पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है वहां से नंबरिंग चालू करना। तो 1 2 3 4 5, तो सेकंड पोजीशन में क्लोरीन है, मतलब 2 क्लोरो डैश पेंटेन, ये आपका आंसर है 2 क्लोरो पेंटेन। खत्म, क्या आ गया आंसर, 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, चलो CH3 क्या है, CH3 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, CH3 C CH2 C, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहां पे अगर आप देखोगे इसका IUPAC नेम आपको बताना है, चलो ध्यान देना, 1 2 3 4 5 कार्बन है, मतलब क्या बनने वाला है, ये पेंटेन बनने वाला है, पेंटेन लिख दिया। फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड O लिखा है, मतलब ये क्या है, डबल बॉन्ड O और OH नहीं है, कार्बोक्सिलिक नहीं है, C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी अल्काइल मतलब मिथाइल ग्रुप है, यहां पे भी आपका प्रोपाइल ग्रुप है, मतलब ये क्या है, कीटोन है। कीटोन के लिए लिखते हैं ONE, कैसे लिखते हैं ONE, E को हटाओ ONE लिखो, लेकिन पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये यहां से नंबर नजदीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन में कीटोन का ग्रुप है, मतलब पेंटेन 2 डैश ONE, पेंटेनोन क्या बन जाएगा, पेंटेन 2 ONE। ठीक है, कितना सिंपल होता है, ऐसे कई सारे एग्जांपल पढ़ाने के टाइम पे पढ़ा चुका हूं। तो चलो अभी मैं वो थक गया हूं, तो इसी के साथ मैं क्या करता हूं, ये वीडियो को एंड करता हूं। ऑलमोस्ट सभी केमिस्ट्री के चैप्टर्स के जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगी वो तो करा दिया, 3 चैप्टर का तो पूरा रिवीजन करा दिया, चौथा कार्बन कंपाउंड देखना है डिटेल में तो हमारे उड़ान बैच से जाके देख लो, आपको पूरा समझ में आएगा। जो इंपॉर्टेंट IUPAC था वो मैंने करा दिया, ठीक है। तो बस दोस्तों इसी के साथ मैं क्या करता हूं, ये वीडियो को मैं एंड करता हूं, और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। साइंस 1 में फाड़ के आ जाना, हमने आपके लिए पूरा साल भर मेहनत किया है, हर चीज प्रोवाइड किया हुआ है, उड़ान बैच पढ़ाया हुआ, और ये सब भी चीज दे दी आपको, बस आपकी जिम्मेदारी है। और मेरी जो दुआ है वो आप लोग के लिए हमेशा थी, है और आगे भी रहेगी। तो पढ़ाई करो, जितना भी टाइम बचा हुआ है पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल 3000, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अभी भी समय है, हो सकता है कुछ बच्चे रिवाइज करें, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।